माई में चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स टू सॉल्व लेग्रांजेस इक्वेशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लेग्रांजेस इक्वेशन को डिस्कस किया था, लेकिन हमने उसमें ग्रुपिंग मेथड डिस्कस किया था। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने लेग्रांजेस मेथड में आपको बताया था कि हमारी जो लेग्रांजेस इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, तो उसमें पहले दो स्टेप्स क्या थे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, कंपैरिजन करके पी क्यू आर निकालते थे और फिर उसके बाद लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इन इक्वेशंस की हेल्प से दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते थे, u और v। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है ग्रुपिंग मेथड और दूसरा होता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किए थे, डिस्कशन किया था ग्रुपिंग मेथड के ऊपर, और अब मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स को लेके। देखिए क्या करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं मल्टीप्लायर्स एल, एम और एन, सो दैट कि इन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू 0 हो। तो ये कहाँ से आया, इसको देखो ये तीन तो हमने फ्रैक्शंस लिख ही लिए। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे इसमें एल का मल्टीप्लाई किया, इसमें एम का किया तो एम डी वाई और एम क्यू है ना, और इसमें एन का किया तो एन डी जेड और एन आर, और फिर हमने जोड़ दिया। मतलब ऊपर नीचे इसमें एल का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें एम का और थर्ड वाले में एन का, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो तो जो टर्म बनेगी वो ये वाला फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन में कंडीशन क्या है कि जो उसका डिनोमिनेटर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसा हमें चूज़ करना है। तो फ़ायदा क्या होगा 0 लेने से, तो अगर ये 0 के बराबर है तो क्या होगा, जब ये डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो 0 का कहीं भी मल्टीप्लाई होगा किसी टर्म में तो न्यूमरेटर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो जब न्यूमरेटर 0 के बराबर हो गया तो हम इसको इंटीग्रेट करके एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एल एम एन जो है, अगर सपोज लिखा नहीं है मैंने, लेकिन अगर एल एम एन मान लो कांस्टेंट होते, ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो क्या आता, एल एक्स और डी वाई का वाई तो एम वाई और एन डी जेड इक्वल टू सी वन। ठीक, अगर ये एक्स वाई जेड के टर्म में होते तो जो भी फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट कर लेते। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से एलिमेंट को चूज़ करके हम एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। इस तरीके से अगर हमें दूसरा भी हमें निकालना है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो हम अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर चूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम पहले गिवन इक्वेशन जो लेग्रांजेस इक्वेशन होती है उसको कंपेयर करके पी क्यू आर निकालेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे, जैसा हमने ग्रुपिंग मेथड के पिछले वीडियोस में लिखा था उस तरीके से लिखेंगे। और हम सबसे पहले भी ये देखेंगे क्या इसमें ग्रुपिंग मेथड अप्लाई हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को यूज़ करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड के लिए हम क्या करते थे, हम देखते थे कि ऐसे दो पेयर ले लें फ्रैक्शंस के सो दैट वो वेरिएबल सेपरेट हो जाए। बट यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x में वाई जेड और y की टर्म है, y में एक्स जेड की, z में वाई एक्स की, है ना, और यहाँ पे माइनस भी, ऐसा भी नहीं है कि कुछ कैंसिल हो जाए। तो आप देखेंगे जब ग्रुपिंग मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा। और एक और बात, अगर आपने ग्रुपिंग मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको जब आप सीख लोगे ना तो ये सीखना आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। ओके, तो पहले आप उसको जरूर करिएगा और वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, ये भी इजी है, बस प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब हमने ये तीनों फ्रैक्शंस तो लिख लिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया ऊपर, इन तीनों फ्रैक्शंस के बराबर हमें एक और फ्रैक्शन लिखना है ना, तो जो नया फ्रैक्शन है वो भी इन तीनों के इक्वल है। तो अब हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू। ठीक, यहाँ पे तीनों को दोबारा नहीं लिखना। तो अब हमने मेन चीज़ें हैं मल्टीप्लायर क्या लिए, तो देखो मल्टीप्लायर मैंने ऐसे लिए, हमें ये देखना है ना कि नीचे 0 आ जाए, मल्टीप्लाई किसी का इसमें करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे और ऐड करके 0 आ जाए। तो हमने ऐसे सोचा इसमें z और y है, x नहीं है, तो अगर इसमें x का मल्टीप्लाई करें, इसमें y एब्सेंट है तो y का मल्टीप्लाई करें, इसमें z एब्सेंट है तो z का मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये काम करें। और फिर सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x y z का रेस्पेक्टिवली। तो आप देखोगे रफ में करके देख लेना, ये 0 हो जाएगा, है ना, x m z और ये x m z ये कैंसिल हो गया, z l y और z l y, n y x और n y x ये सब कैंसिल हो गए, क्या मिलेंगे आपको 0। तो जो न्यूमरेटर का टर्म है वो लिखा और वो भी किसके बराबर हो गया, 0 के। तो जब ये 0 के बराबर हो गया, अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, y का हो गया y स्क्वायर बाई 2, z का z स्क्वायर बाई 2, और सबके नीचे 2 है तो मैंने आसानी के लिए c1 बाई 2 ले लिया ताकि ये इजीली क्या हो जाए, कैंसिल। ठीक है, आप सिर्फ c1 लेके भी कर सकते हो। तो हमें c1 की वैल्यू क्या मिल गई, अगर मैंने 2 नहीं लिया होता तो c1 की वैल्यू क्या मिलती, इनके नीचे 2 आता है ना, वो आ जाती, तो वो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होने से सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपस में डिपेंडेंट सॉल्यूशन ही होते हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा हो या नहीं हो रहा हो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो एक ही सॉल्यूशन काउंट होगा।
तो ये आपका एक सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरे के लिए क्या करें, अब हमने देखा कि इसमें एक LMN और आ रहा है ना, तो पर इसमें MN है, इसमें L नहीं है, इसमें M नहीं है और इसमें N नहीं है। तो हमने LMN मल्टीप्लायर चूज़ किए और हमने मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, और उसे नया फ्रैक्शन बनाया और लिखा ईच फ्रैक्शन इक्वल टू दिस। तो फिर से आप देखो कि ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो इससे क्या मिला, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करने पे ये dx का x हो गया, dy से y हो गया और dz से z हो गया। तो एक नया हमें सॉल्यूशन पता चल गया। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जैसे हम ग्रुपिंग मेथड में लिखते थे, क्या लिखते थे, एफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0। तो एफ यू मतलब एक पहला फंक्शन, कॉमा वी जो एक दूसरा फंक्शन मिला। ठीक, अगर आपने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया कॉमा के, तो कोई फ़र्क नहीं, वो भी ठीक है। ठीक है, और मैंने एक तरीका और भी बताया था कि u इक्वल टू एफ वी भी लिख देते हैं, कई बुक्स में v बराबर एफ यू भी लिख देते हैं, मतलब एक को बाहर और इक्वल टू एफ दूसरे को अंदर, इस तरह से भी लिखा तो भी वो सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप जब देखोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद कि ग्रुपिंग मेथड से नहीं होगा तो मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं, तो हमें 0 लाना है। तो हम क्या करें, अगर इनके बाहर जो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों को हटा दें तो क्या होगा, देखो फिर ऐड करोगे ना तो z कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। तो इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि आप मल्टीप्लायर क्या ले लो, ये ले लो 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर और 1/z स्क्वायर। ओके, तो जब हमने ये लिया तो क्या मिला, ईच फ्रैक्शन किसके बराबर आ गया, इनका मल्टीप्लाई ऊपर तो हो ही गया, एडिशन भी हो गया। जब नीचे हुआ इसमें 1/x स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर कैंसिल, जो चाहते थे हम, है ना, हम चाहते ही तो ये थे कैंसिल हो जाए, यहाँ से y स्क्वायर गया, ऐसे z स्क्वायर गया, तो ये बचेगा। अब देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो फिर से ये 0 हो गया, तो हमें क्या मिला, न्यूमरेटर इक्वल टू 0। तो जब न्यूमरेटर इक्वल टू 0 हो गया तो उसको इंटीग्रेट कर लें, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x, है ना। आप जानते हो एक x की पावर -2 है, तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, ऊपर पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर -2 + 1 हो जाएगा। -2 + 1 कितना होता है, -1, तो नीचे माइनस आ गया, तो ये क्या बन गया, -1/x। ठीक है, तो इस तरीके से -1/y -1/z। तो मैंने आसानी के लिए कि माइनस कैंसिल हो जाए इसलिए क्या चूज़ कर लिया, कांस्टेंट में -c1, ताकि सारे माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम इस तरह से चूज़ करते हैं, अदरवाइज आप सिंपल c1 भी करोगे तो भी ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। अब हमें एक और सेट लेना था मल्टीप्लायर्स का, तो अब हमने कैसा लिया, 1/x 1/y 1/z। तो इसमें क्या होगा, एक x यहाँ से जाएगा तो xy बन जाएगा, फिर यहाँ से एक y जाएगा तो ये xy, तो xy कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से बाकी टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। देखिए जब ये लिया तो ये बनेगा आपके पास, और फिर सब क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और 0 मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया log x + log y + log z इक्वल टू log c2। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करी तो ये बना log x y z इक्वल टू log c2। एंटी लॉग लिया तो x y z की वैल्यू क्या हो गई, c2 के बराबर। तो c1 c2 दोनों आ गए, फिर फंक्शन की वैल्यू हमने लिख ली, मतलब जनरल सॉल्यूशन लिख लिया f, और दोनों सॉल्यूशंस को कॉमा करके लिख दिया बीच में, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है आपको मल्टीप्लायर्स को चूज़ करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, मल्टीप्लायर्स को ही चूज़ किया है, और फिर जो तरीका मैंने आपको बताया लिखने का, वो हमने नया एक फ्रैक्शन लिखा, इसको भी 0 के बराबर आ गया। और अगेन देखो ये वही वाली टर्म है जो अभी यहाँ आई थी पिछले वाले में, है ना। तो सेम वे में इंटीग्रेट करोगे तो ये पार्ट मिल गया हमें x y z इक्वल टू c1, जैसे अभी ऊपर हमें मिला था। तो ये तो आप कर लोगे। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिया सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स x y -1। इसको करके देखना आप, जब इसको पुट करोगे तो ये भी क्या दे देगा, डिनोमिनेटर आपको 0 के बराबर दे देगा। तो फिर न्यूमरेटर इक्वल टू 0, इंटीग्रेट किया तो क्या मिला हमें, सिंपल इंटीग्रेशन है, इधर x का इधर y का और इधर dz किया तो z हो गया, और इक्वल टू में हमने c2/2 ले लिया है ताकि 2 से 2 कैंसिल करने में आसानी हो जाए, है ना। तो यहाँ 2 ले लिया, अब आप पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें c2 मिल गया, और फाइनल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ये मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है बट मैंने बस इसलिए इसमें लिया। अब आप इसमें ये देखोगे ये ना ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर मेथड दोनों यूज़ हो रहे हैं इसमें। कैसे, देखो 3 पेयर हैं, ये 3 फ्रैक्शंस, तो फर्स्ट और सेकंड में देखें ये वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं ना, तो dx/x² dy/y², तो ये हमने ग्रुपिंग मेथड से कर लिया। सिंपली इसको इंटीग्रेट किया, -1/x आया, इसको इंटीग्रेट किया -1/y आया, और हमने -c1 ले लिया। ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड कॉमन लेके, तो आपको ये मिल गया पार्ट। 1/y को लेफ्ट में भेजा तो ये फंक्शन हमें पता चल गया। ओके,
फिर हमने नेक्स्ट किया मल्टीप्लायर चूज़ किए ये वाले, ठीक है। अब देखो आप सोचो कि माइनस ही क्यों लिया, अगर हम प्लस ले लें, क्योंकि देखो इसमें ये तो समझ आ रहा है कि अच्छा इसका एक एक्स हटा दें, इसका वाई हटा दें, उसका जेड हटा दें, तो ये एक्स बचेगा, इधर वाई बचेगा, इधर एक्स प्लस वाई बचेगा, तो जीरो तो नहीं बनेगा। जीरो बनाने के लिए कहीं माइनस तो आएगा ना, या तो इन दोनों में माइनस कर दो, इसमें प्लस कर दो, या इसमें माइनस कर दो, इन दोनों में प्लस कर दो, ठीक है। तो तभी आपका ये जीरो हो पाएगा। तो आप रफ में करके देखोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले रफ में करके देखना, जीरो बना के देखना। तो जब ये मल्टीप्लायर्स लोगे तो ये ज़ीरो बनेगा, और फिर आपके पास जो अपर पार्ट है ये न्यूमरेटर, इसको ज़ीरो के इक्वल करके लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आ जाएगा। हमने पहले भी पिछला क्वेश्चन किया था अभी पीछे पेज पे, तो उसमें यहाँ पे प्लस था, बट अब इसमें क्या है माइनस। तो क्या बन गई लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग एक्स वाई अपॉन जेड, क्योंकि माइनस है तो अपॉन में चला गया। फिर लॉग की प्रॉपर्टी तो लग गई, लेकिन अब एंटी लॉग लें तो लॉग से लॉग कैंसिल, मतलब हट जाएगा एंटी लॉग लेने पे, और एक्स वाई अपॉन जेड की वैल्यू आ गई C2, ठीक है। तो दोनों फंक्शन हमें मिल गए, तो फिर हम जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पी क्यू आर दिया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमने लिखा। अब इसके बाद ये थोड़ा सा देखो अलग है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ कंसीडर किया है। जब इसको लिख लिया हमने, तो अब देखो डायरेक्टली हमें पता है ग्रुपिंग से तो हो नहीं रहा, और ये मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से भी डायरेक्टली नहीं हो रहा, तो कैसे किया, लगाया तो मल्टीप्लायर मेथड है और ग्रुपिंग मेथड दोनों ही लगाए हैं इसमें मिक्स करके। तो कैसे लगाया हमने, dx वाली टर्म थी, dy वाली टर्म थी, तो एक तरह से हमने मल्टीप्लायर ले लिया 1 -1 और 0, तो dx माइनस dy क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर हमने dy माइनस dz किया है तो ये मिला, और dz माइनस dx किया तो ये मिल गया, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, इसमें हमने इन दोनों टर्म्स को एक संग रखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी दो को एक संग रखा। ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को संग रखा और बाकी दो को संग रखा, है ना। और संग रखने में भी कॉमन ले लिया x, तो अंदर हो गया y माइनस जेड, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो अंदर क्या मिल गया, x माइनस वाई। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है हमारे पास, z x माइनस वाई, ठीक। तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई, और ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट में करोगे y माइनस जेड, वाई प्लस जेड लिखोगे इसमें, और y माइनस जेड कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड फ्रैक्शन में मिलेगा, तो आप देखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन है, इनको कैंसिल कर दें तो आपको ये वाला फ्रैक्शन मिल गया। अब ये देखो ये क्या है, डी एक्स माइनस डी वाई, तो उसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स माइनस वाई। ऐसे ये डी ऑफ वाई माइनस जेड, डी ऑफ जेड माइनस एक्स, तो जो डी के अंदर है वही नीचे है। तो यानी कि अगर हमारे पास ऐसे होता डी एक्स अपॉन एक्स, तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, लॉग एक्स, है ना। तो जो डी के अंदर है वही नीचे है, तो ये नीचे वाले का लॉग बन जाता है, या इस एक्स का जो अंदर है डी के उसका लॉग बन गया तो लॉग एक्स। तो सेम चीज़ यहाँ पे, ये किसका लॉग बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक। तो हमने इन दो को ले लिया, पहले दो फ्रैक्शंस को लिया, तो ये सेपरेटेड ही है क्योंकि जो अंदर वेरिएबल है डी के वही नीचे है, ऐसे इसमें हो रहा है। तो ये बन गया लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, ये बन गया लॉग ऑफ वाई माइनस जेड, दोनों में लॉग है तो इसलिए कांस्टेंट में भी लॉग ले लिया, और लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई करी तो ये आ गया। फिर लॉग कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग से, तो क्या मिला, एक्स, ये हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस जेड और C1। तो C1 निकालने के लिए वाई माइनस जेड को नीचे भेज देंगे तो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लेकर के जब आप करेंगे ना तो आपको C2 मिलेगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन इस तरह से आपको फिर मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने इसमें सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया। अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चंस आप कर पाओ इसके लिए भी मुझे बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी इस कोर्स को, इस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, जिससे उनकी भी मदद हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।